हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका जीके गुरु वीरेंद्र सर एक बार पुनः यूट्यूब चैनल के मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स के अंदर सम्राट अशोक यानी कि मौर्य वंश का प्रमुख शासक सम्राट अशोक को हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि भारत के अंदर सम्राट अशोक ने क्या क्या कार्य किए, कौन से युद्ध किए थे, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो पहले तो आता है सम्राट अशोक का समय अवधि भारत के अंदर, यानी 273 से 232 ईसा पूर्व तक इसने भारत में राज किया था। यानी जो समय अवधि थी इसकी थी 273 से 232। आगे क्या लिखा है देखो, जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार किया। यानी इनके पिता कौन थे अशोक के? बिंदुसार। यानी बिंदुसार अशोक को सम्राट बनाना नहीं चाहता था। बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध का शासक बना कौन? अशोक। यानी कि इसका मतलब है बिंदुसार अशोक को अपना मगध का शासक बनाना नहीं चाहता था, लेकिन इसकी इच्छा के विरुद्ध यानी बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बना कौन मगध का? अशोक। दक्षिण भारत से प्राप्त मांस की, वेरी मोस्ट है दोनों, मांस की और गुजरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। दक्षिण भारत से प्राप्त मांस की व गुजरा अभिलेखों से उसका नाम अशोक मिलता है। यानी दक्षिण भारत से जो आपके अभिलेख मिले कौन से? मांस की और गुजरा। इन दोनों अभिलेखों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि अशोक का नाम अशोक है। यानी अशोक का नाम किन अभिलेखों में मिलता है? तो मांस की और गुजरा, इन दो में मिलता है अशोक का नाम अशोक। अभिलेखों में अशोक देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित था। और अभिलेखों में ज्यादातर जो अभिलेख थे उसमें उपाधियां क्या थी अशोक की? देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। यानी उपाधियां अभिलेखों में अशोक की क्या उपाधियां हैं? तो देवनाम प्रिय और देवनाम प्रियदर्शी। और ये पूछ लो आपको अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? तो मांस की व गुजरा में। विदिशा की राजकुमारी से अशोक का विवाह हुआ था। यानी विदिशा की राजकुमारी थी, उसके साथ क्या होता? अशोक का विवाह हुआ। उससे पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। यानी अशोक के पुत्र पुत्री कौन थे? पुत्र था महेंद्र और पुत्री कौन थी? संघमित्रा। ये दोनों किसके पुत्र थे? अशोक के। यानी अशोक के पुत्र थे। और अशोक का विवाह किसके साथ हुआ था? विदिशा की राजकुमारी के साथ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी करुवाकी का उल्लेख भी मिलता है। यानी अशोक के जो अभिलेख है उसमें उसकी एक रानी थी, कौन? करुवाकी, उसका भी उसमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद अशोक ने कश्मीर तथा खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। तो दोस्तों इसका राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ था। तो राज्याभिषेक के 7वें वर्ष यानी अशोक ने क्या किया? कश्मीर और खोतान के अनेक क्षेत्रों अपने साम्राज्य में मिलाया। यानी सबसे पहले कश्मीर और खोतान पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, कश्मीर और खोतान के ऊपर। उसके बाद लिखा है राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261, राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईस्वी में। तो 8 वर्ष यानी माइनस कर दो, 8 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 261। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। यानी कि 261 ईसा पूर्व और राज्याभिषेक के कौन सा वर्ष? वेरी वेरी मोस्ट है 8वें वर्ष। कलिंग पर क्या किया? आक्रमण किया था। कलिंग कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में कलिंग, उड़ीसा। 1 लाख लोग मारे गए थे। यानी कलिंग युद्ध के दौरान यानी कि 1 लाख लोग मारे गए थे। कलिंग युद्ध हुआ था 261 के अंदर, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। इस युद्ध के दौरान 1 लाख लोग मारे गए थे। आगे लिखा है हाथी गुफा। हाथी गुफा अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज शासन कर रहा था। यानी हाथी गुफा अभिलेख क्या कहता है कि कलिंग के समय जो युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध, उसमें वहाँ शासक कौन था? नंदराज था। कौन था? नंदराज। ये नंदराज था वहाँ का शासक। इस व्यापक नरसंहार ने अशोक को विचलित कर दिया। देखो यानी कि कलिंग के दौरान जो 1 लाख लोग मारे गए थे ना, उस दृश्य को देखकर अशोक बड़ा भावुक हुआ, वो विचलित हो गया। फलस्वरूप उसने शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। और क्या कर दिया? शस्त्र त्याग दिए। मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी धौली व तोसली थी। देखो यानी मगध साम्राज्य के अंतर्गत कलिंग की राजधानी कौन सी थी? धौली या तोसली, ये राजधानी थी कलिंग की। धौली या तोसली बनाई गई थी। श्रमण, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर, यानी कि ये क्या थे? ये साधु थे, आपके साधु थे, आपके एक तरह से दार्शनिक थे। निग्रोध और उपगुप्त, निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। यानी अशोक किन के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो निग्रोध और उपगुप्त के प्रभाव में आकर उसने भेरी दोष के स्थान पर धम दोष अपना लिया। देखो पहले भेरी दोष यानी युद्ध की रीति थी, उसको तो त्याग दिया। अब आ गया कौन सा? धम दोष यानी धम का प्रचार करना।
पहले यानी कि युद्ध की नीति थी, साम्राज्य का विस्तार करने की नीति थी, लेकिन धम्म दोष का मतलब होता है धर्म का प्रचार करना अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि अशोक कलिंग युद्ध में विचलित हुआ था 1 लाख लोगों को देखकर। बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व राजतरंगिणी यानी कलहण, राजतरंगिणी किसकी रचना है? कलहण की है। राजतरंगिणी किताब है किसकी रचना है? कलहण की। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शिव का उपासक था। यानी देखो, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले अशोक किस धर्म का था? शिव धर्म का उपासक था। बाद में वह गुरु मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में आ गया। देखो, यानी कि बाद में किसके प्रभाव में आ गया? मोगलीपुत्र तिस के प्रभाव में। बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु 4 गुहाओं का निर्माण किया। गुहा यानी गुफा, यानी कि बराबर की जो पहाड़ी है बिहार के अंदर, अशोक ने आजीविकों के निवास यानी आजीविक क्या थे? भिक्षु थे, निवास हेतु 4 गुफाओं का निर्माण किया था। वो 4 गुफा कौन कौन सी थी? सुदामा, चपार, विश्व झोपड़ी और करण। ये 4 झोपड़ियों का निर्माण किया था किसके लिए? यानी कि आजीविकों के लिए, यानी भिक्षुओं के रहने के लिए। उसने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष यानी कि 269 में यानी 269 में राज्याभिषेक हुआ, तो 10वें वर्ष यानी कि 259 में बोध गया, यानी कहाँ पर है? बोध गया बिहार। और राज्याभिषेक के 20 वर्ष यानी कि 249वें वर्ष में लुम्बिनी यानी कपिलवस्तु नेपाल की धर्म यात्रा की। बोध गया कहाँ पर है? बिहार में। और लुम्बिनी कपिलवस्तु का नेपाल की धर्म यात्रा की। भूमिनदयी अभिलेख से विदित होता है, यानी ज्ञात होता है कि उसने वहाँ भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी। कहाँ पर? यहाँ पर लुम्बिनी कपिलवस्तु के अंदर। अशोक के शिलालेखों में चोल, चेर, पांडे और केरल के सीमावर्ती स्वतंत्र राज्य बताए गए हैं। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा। देखो, यानी राज्याभिषेक संबंधित अशोक के जो लघु शिलालेख है ना, लघु शिलालेख, उसमें उसने स्वयं को क्या कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है। क्या कहा है? बुद्ध शाक्य। नेक्स्ट है दोस्तों धम्म। अशोक का धम्म क्या है? धम्म वेरी मोस्ट है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें अशोक का धम्म कहा गया। यानी धम्म परिभाषा क्या है? कि अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसको क्या कहा गया? धम्म कहा गया है। नैतिक उन्नति का क्या प्रतिपादन है? अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी गई। देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में है। यानी दूसरा और 7वां जो स्तंभ लेख है उसमें इसकी परिभाषा किसकी? धम्म की। अशोक के बाद आपके लिखा है उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य, कर्म शुद्धि ही धम्म है। साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रवणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्त है। यानी कि सारी बातें सकारात्मक है। देखो, यानी कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, माता पिता का सम्मान करना, ब्राह्मणों श्रमणों के प्रति दानशीलता रखना, साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, सुचित रखना, प्राणियों का वध न करना, ये सारे यानी कि सकारात्मक बातें किस में कही गई है? अशोक के धम्म के अंदर। और अशोक के धम्म का जो वर्णन है वो किस स्तंभ लेख में? दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में। नेक्स्ट है तीसरे अभिलेख के अनुसार, यानी अशोक के तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान है। बबरू शिलालेख वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बबरू शिलालेख जो जयपुर के अंदर मिला है, बबरू शिलालेख। बबरू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों बुद्ध, धम्म व संघ के प्रति आस्था प्रकट की है। यानी कि जो बबरू शिलालेख है जो हमें जयपुर से प्राप्त हुआ है, इस बबरू शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है कि अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न है ना, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति क्या प्रकट किए? आस्था प्रकट की है। नेक्स्ट है सांची। सांची कहाँ पर है? रायसेन मध्य प्रदेश। रायसेन मध्य प्रदेश। सांची व सारनाथ, सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। यानी सांची का स्तूप कहाँ से मिला? रायसेन मध्य प्रदेश से। और सारनाथ का कहाँ से मिला है? वाराणसी उत्तर प्रदेश से। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामंत्रों को आदेश दिया है। यानी कि कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामंत्रों को आदेश दिया, इसका वर्णन किस में मिलता है? सांची और सारनाथ के लघु स्तंभ लेख में। क्या आदेश दिया है? कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। यानी संघ मतलब जो आपके रहने का स्थान हो। संघ, संघ मतलब क्या होता है? संघ यानी रहने का स्थान। बहुत भिक्षु रहते हैं। संघ के अंदर फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को क्या कर दो? बहिष्कृत मतलब बाहर निकाल दो। प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई है कि किसी भी यज्ञ के दौरान पशुओं का वध न किया जाए। और प्रथम शिलालेख में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये,
प्रथम जो शिलालेख अशोक का, उसमें यह कहा गया है कि किसी भी यज्ञ के दौरान पशुओं को वध ना किया जाए, यानी पशु बलि पर रोक लगा दी। उसके बाद आता है धम्म यात्रा, अशोक की धम्म यात्रा। अशोक से पूर्व विहार यात्रा की जाती थी, यानी विहार मतलब जंगलों के अंदर पशुओं को मारने के लिए जो यात्रा होती है उसको बोलते हैं विहार यात्रा, जिसमें राजा पशुओं का शिकार करता था। यानी विहार यात्रा में क्या होता है, जिसमें राजा पशुओं का शिकार करता है, यानी शो के तौर पर। अशोक ने इनके स्थान पर धम्म यात्रा प्रावधान किया, यानी अशोक से पहले कौन सी यात्रा थी, विहार यात्रा। अशोक ने क्या कर दिया, इस पर रोक लगा दी, कौन सी यात्रा शुरू कर दी, धम्म यात्रा, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों और श्रमणों तथा वर्दों को स्वर्ण दान दिया जाता था। किसमें, धर्म यात्रा में। धर्म यात्रा दौरान बौद्ध यात्रा, ब्राह्मणों और श्रमणों और वर्दों को क्या किया जाता था, स्वर्ण दान यानी सोना दान दिया जाता था। किसमें, धर्म यात्रा में। फिर आता है अनुसंधान। अनुसंधान क्या है, अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया। देखो, यानी अशोक के कार्यकाल में जो प्रत्येक 5 वर्ष क्या करते हैं, अशोक क्या करता है, अपने जो कर्मचारी होते, युक्तकों, राजकों और कर्मचारियों को धर्म प्रचार हेतु क्या करता, यात्रा पर भेजता था। इस यात्रा को कहा गया है अनुसंधान। तो अनुसंधान का मतलब धर्म यात्रा। फिर आता है धम्म महामात्र। धम्म महामात्र, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिसमें मुख्य कार्य थे जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के प्रति प्रोत्साहित करना, कारावास में कैदियों को मुक्त करना और उनकी सजा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना आदि। यानी धम्म महामात्र के अंदर धर्म का प्रचार करना कहा गया है। देखो, ये सारे धर्म के प्रचार संबंधी कार्य किए गए अशोक द्वारा। तो कब किया गया, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष अशोक ने धर्म प्रचार के लिए किसको नियुक्त किया, राजकों को। वो क्या करते, धर्म प्रचार करते। और नेक्स्ट आता है अभिलेख। अभिलेख शासक, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। देखो, पहला शासक था मौर्य वंश का जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, जिसकी प्रेरणा उसे ईरानी राजा दारा यानी डेरियस प्रथम से मिली। देखो, यानी अभिलेख को यानी स्थापित करने की जो उसको ज्ञान मिला है, किससे मिला है, डेरियस प्रथम यानी कि दारा से मिला है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस में, ब्राह्मी लिपि। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये। अशोक के ज्यादातर अभिलेख किस में, ब्राह्मी लिपि में, जबकि पश्चिम उत्तर भारत यानी उत्तर पश्चिम भारत में मानसेरा शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में। किसमें, खरोष्टी, यानी पश्चिम उत्तर भारत में जो अभिलेख मिला किस लिपि में, खरोष्टी लिपि के अंदर, पश्चिम उत्तर भारत में। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्ण है। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यमन नवेश आर्टियोकस द्वितीय का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का पहली बार सफलता जेम प्रिंसेप को प्राप्त होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, अशोक के अभिलेख पढ़ने का जो सबसे पहले श्रेय जाता है वो किसको जाता है, जेम प्रिंसेप को। ये प्रिंस था अशोक के अभिलेख पढ़ने में, जेम प्रिंसेप। उसके बाद आता है ताम्रपर्णी, यानी श्रीलंका को कहा जाता है। ताम्रपर्णी मतलब श्रीलंका। ताम्रपर्णी के राजा तिस्क ने अशोक से प्रभावित होकर देवनामपीरी की उपाधि धारण की थी। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित भी किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहां पहुंचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध वृक्ष का पर्दापण माना जाता है। तो यानी कि राजा तिस्क था जो श्रीलंका का था, उसने अशोक की भांति क्या किया, देवनामपीरी उपाधि धारण की थी और अशोक को अपने देश में आमंत्रित भी किया था। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी 40 साल तक शासन किया था और 232 में क्या गया, अशोक की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। और मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से अगर जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। आगे के वीडियो आपको अपलोड होते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।